हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। अब हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान, और जो कि हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। जैसे कि हम एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एचटेट में जो है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं आपको हर एक लेसन के अच्छे से आने चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आज की क्लास हम उसी के बिहाफ ऑफ स्टार्ट करेंगे। बाकी ये सीटेट और डीएसएस भी अन्य जो एग्जाम्स उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी स्टेट के लिए हम लेसन वाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट लेसन जो है 6th क्लास का फर्स्ट लेसन रहेगा, कब, कहाँ और कैसे। और इसमें क्या है इम्पॉर्टेंट, स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, संग्राहक एक जो है शब्द आता है, दूसरा शिकार शब्द आता है। दो शब्दों से इनकी शुरुआत हुई थी। जैसे संग्राहक कहीं कहीं से अपना जो है खाना इकट्ठा करके खा लेना, उसके बाद शिकार करना सीख लिया इंसान ने, और शिकार करके फिर उसको खाना बनाकर खाना सीख लिया। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी। सबसे पहले जो गंगा एरिया है, जो गंगा नदी है, उसके आसपास एरिया बसा था, जो कि 2500 ईस्वी पूर्व पहला जो है नगर बसा था, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा था। उसके बाद दूसरा जो नगर बसे थे वो बसे थे पाकिस्तान में, और जो कि 4700 ईसा पूर्व बसे थे। तो ये जो दो है मेन क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए। 2500 वर्ष पहले जो है शुरुआत हुई थी, फिर 4700 वर्ष पहले पाकिस्तान में, और इस तरह से यहाँ से क्वेश्चंस की शुरुआत हो जाती है इस लेसन में। और जो मेन जो टॉपिक है इस पूरे लेसन को, जैसे कि मैंने एनालाइज किया है, उसके बिहाफ ऑफ यहाँ से जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आज की क्लास में भी कर लेंगे। जितना भी हो सकेंगे उतने लेसन्स कवर करेंगे आज की क्लास में। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले संग्राहक हो गया, फिर शिकारी बने, ये तो हो गया हमारा पॉइंट क्लियर। उसके बाद जो है यहाँ पर कृषि का जो विकास हुआ था वह मध्य भारत में कहाँ कृषि का विकास सबसे पहले मध्य भारत में, जो विंध्याचल एरिया है वहां पर, जो नर्मदा नदी के आसपास है। तो विंध्याचल पहाड़ियों और गारों में हुआ था, और सबसे पहले जो विंध्याचल एरिया है वहां पर सबसे पहले चावल उगाया गया। तो वहां पर क्या उगाया गया, सबसे पहले चावल की कृषि वहां पर की गई। और वैसे सबसे पहले कृषि जो हुई थी वो हुई थी गेहूं की और जौ की, सबसे पहले शुरुआत हुई थी। और लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि गारो और विंध्याचल एरिया के अंदर कौन सी जो है फसल उगाई गई सबसे पहले, तो चावल उगाई गई। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया हमारा। फिर गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र में मगध नाम से जाना जाता था। जो गंगा का एरिया है वहां के आसपास जो है मगध नाम से इसका जो है जानते थे। और मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक रहे हैं, जिसने भारत पर अधिकार किया था। बहुत सारे एरिया को इन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। उसके बाद जो आता है एक जो इंडस शब्द है, इंडिया जो शब्द है वो कहाँ से आया, वो एक शब्द जो इंडस शब्द है उससे निकला। और इंडस शब्द जो है वो संस्कृत में सिंधु इसे कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में सिंधु इसे कहते हैं, और ये इंडस से निकला है। उसके बाद बात करते हैं हम लगभग 2500 ईसा पूर्व जो उत्तर पश्चिम है उसकी ओर से जो आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने जो सिंधु का हिंदोस जो है तथा इंदोस नदी के पूर्व में स्थित भूमि क्षेत्र को इंडिया कहा। तो हिंदोस और इंदोस जो पूर्वी क्षेत्र है उसको क्या कहा, इंडिया कहा। लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र को तो इंडिया कहा, लेकिन जो भारत है वो भी तो कहा गया है ना। तो जो भारत नाम दिया गया वो कहाँ पर दिया गया, वो दिया गया हमारा उत्तर जो पश्चिमी एरिया है। जो इंडिया है उसमें जो उत्तर, पूर्व और पश्चिमी एरिया, उत्तर और पश्चिमी एरिया को हम भारत के नाम से जानते हैं। और जो ये भारत शब्द है इसका जो है क्या रोल रहा है इसके अंदर, इस लेसन के अंदर भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का जो उल्लेख है संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व, ठीक है, पुराना जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद कितना साल पुराना है ये भी याद रखिएगा, ये है हमारा 3500 वर्ष पूर्व। ठीक है, पुराना सबसे पुराना हमारा वेद है ऋग्वेद, जो कि 3500 वर्ष पूर्व बना था।
तो इसके बाद इसका प्रयोग देश में होने लगा, इसके बाद इसका प्रयोग देश में होने लगा। और जो है उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है पांडुलिपि। जो पांडुलिपियां थी वो क्या थी, जो किताबें हैं वो बनाई गई एक ताड़ के जो पेड़ था उसकी जो है ताड़ के जो पत्तों को काट काट कर उसको एक सांचे में ढांस दिया गया और बना दिया गया। उसके लिए फिर वहां पर एक किताब तैयार की गई, उस पे हमने लिखना शुरू कर दिया। और जो पांडुलिपि है वो 1000 साल पूर्व यानी 1000 साल पहले जो पांडुलिपियां लिखी गई। और जो पांडुलिपि है उसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहते हैं। और जो मैन्यूस्क्रिप्ट है यह जो शब्द है लैटिन भाषा के मैन्यू शब्द से निकला है। किसे, मैन्यू मतलब हाथ से लिखा हुआ। पांडुलिपि इसका मतलब है हाथ से लिखा हुआ, और मैन्यूस्क्रिप्ट आ जाए तो भी मतलब इसका यही है। वो इंग्लिश में है, वो हिंदी में है, दोनों सेम ही है। उसके बाद ये जो है मंदिर और विहारों में मंदिर जो है और विहार है वहाँ पर ये पांडुलिपियाँ आज भी मिलती हैं। और भाषा जो है इसकी संस्कृत और प्राकृत, जो शुरू की भाषा थी वहाँ पर प्राकृत और संस्कृत दो तरह की भाषाएं बोली जाती थी। और जो अभिलेख हैं वो सम्राट अशोक ने इसकी शुरुआत की थी। अभिलेखों की शुरुआत की थी सम्राट अशोक ने, ये भी याद रखना है। और जो है ये पत्थर तथा धातु पर लिखे जाते, जो ये अभिलेख थे वो किस चीज पर लिखे जाते थे, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, तो पत्थर और धातुओं पर लिखे जाते थे। और पांडुलिपियां हमारी ताड़ के पत्र पर लिखी जाती थी। अन्य कई वस्तुएं जो हैं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। और इसका जो अध्ययन है पुरातात्विक करते थे। जो पुराने जो है आज के जो लोग हैं यहाँ से हमें कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें मिली हैं, तो उससे हमें थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि किस तरह का उस टाइम पर अभिलेख वगैरह लिखे जाते थे, पांडुलिपियां लिखी जाती थी। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट जो अशोक के शिलालेख थे वो जो है 3 लिपियों में लिखे गए थे। कौन कौन सी 3 लिपियों में अशोक के शिलालेख लिखे गए। यहाँ से अशोक के शिलालेख से अभिलेखों से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जो अफगानिस्तान जो है यहाँ पर अरामाइक एक है, यूनानी भाषा में जो लिपि है यह लिखी गई। और पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि, भारत में ब्राह्मी लिपि। तो ये तीनों याद रख लीजिए, अफगानिस्तान में अरामाइक और पाकिस्तान में खरोष्टी और भारत में ब्राह्मी लिपि लिखी गई। और पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, जो ये पांडुलिपियां हैं, अभिलेख हैं, पुरातात्विक हैं, इनसे जो प्राप्त ज्ञात जानकारी है उसको जो है जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इतिहासकार यहाँ पर स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका, स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये सारे स्रोत हैं जिससे हमें जानकारी यहाँ की मिलती है। स्रोतों की सहायता से धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। और जो स्रोत है इनकी सहायता से जो अतीत में जो है हो चुका है उसका पुनर्निर्माण हम करते रहते हैं, पता लगाते रहते हैं कि किस तरह की उस टाइम पर सिचुएशन थी। तो अतीत जो शब्द है इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। जो अतीत शब्द है उसका जो प्रयोग है बहुवचन के रूप में किया गया। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। अलग अलग समूह के जो लोग हैं अलग अलग तरह से इसके बारे में सोचते थे, अलग अलग तरह से इसके बारे में अध्ययन करते थे। तो शासक अपना जो लेखा जोखा है वो रखते थे, और अंडमान अभिलेखों में अपना लेखा जोखा सारा रखते थे। अंडमान के लोग शिकार करके जो है मछलियां पकड़कर तथा फल फूल का संग्रहण, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर यहाँ पर बीसी का एक क्वेश्चन बन जाता है। जो बीसी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो बिफोर क्राइस्ट होती है, ईसा पूर्व। ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। एडी की फुल फॉर्म यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट और एसी मतलब एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी, ANNO और डोमिनी DOMINI, डोमिनी, ये इसकी फुल फॉर्म है। 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। तो जो ये है बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले,
और एडी मतलब बिफोर क्राइस्ट नहीं आएगा, मतलब उनके जन्म के वर्ष से। यहाँ पर एडी की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखते हैं कभी कभी जो है एडी की जगह हम सी ए करके एक शब्द का यूज कर लेते हैं। एक जो ये बनता है कॉमन एरा, ठीक है। एडी की जगह हम कॉमन एरा भी यूज कर लेते हैं सीई का। और बीसी की जगह हम कभी कभी बीसीई उसके साथ ई और जोड़ देते हैं, इसका बिफोर कॉमन एरा, इसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, और इसका प्रयोग करते हैं। बीपी जो है बिफोर प्रेजेंट होता है, बीपी की फुल फॉर्म होती है बिफोर प्रेजेंट। अभिलेख कठोर स्तरों पर उत्कृष्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि आपको पता है शिलालेखों पर यहाँ पर जो है अभिलेख वगैरह लिखे जाते थे, तो कठोर स्तरों पर इनको लिखा जाता था। अभिलेख जो है वह मिस्र अफ्रीकी देश जो है मिस्र जो है ये अफ्रीका का एक देश है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम के कस्बे से उत्कीर्ण प्राप्त हुए। जो मिस्र के जो ये अभिलेख हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए? ये मिस्र के उत्तर तट पर रोसेटा नाम के कस्बे से उत्कीर्ण प्राप्त हुए, और ये यूनानी तथा मिस्र भाषाओं में लिखे गए थे। और कौन कौन सी भाषाओं में ये लिखे गए थे? जो अभिलेख हैं वो यूनानी और मिस्र भाषाओं में लिखे गए थे। और एल जो है वो एल अक्षर है वो शेर को दर्शाता है, और ए अक्षर है वो चिड़िया को दर्शाता है। तो ये मिस्र भाषा थी एक। एल शब्द से शेर को दर्शाया जाता था, और ए से चिड़िया को। और कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर तिथियां हैं जो हम देख लेते हैं। तो कृषि का जो आरंभ हुआ था वह कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व। 8000 वर्ष पहले जो है कृषि का प्रारंभ हुआ था, 8000 वर्ष पूर्व, 8000 साल पहले। सिंधु सभ्यता के जो प्रथम नगर है, यहाँ पर देखो, यहाँ से हम जो मेन तिथियां याद कर लेते हैं। कृषि का जो आरंभ है कब से हुआ? 8000 साल पहले से हुआ। और सिंधु सभ्यता के पहले जो नगर बसे थे, सिंधु सभ्यता के पहले नगर कब बसे थे? 4700, जो पाकिस्तान एरिया में है, ठीक है, 4700 वर्ष पूर्व बसे थे। और गंगा घाटी के जो नगर है, मगध का बड़ा राज्य है। यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए, गंगा घाटी के नगर है मगध का ये बड़ा राज्य, ये सबसे पहले मैं बता चुकी हूँ 2500, सबसे पहले 2500 वर्ष पूर्व गंगा घाट का एरिया और मगध का बड़ा राज्य बसे थे। और वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पूर्व पहले ये हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते थे। मतलब लोग यहाँ से वहां पर जाते थे, किस लिए जाते थे? केवल और केवल अपना खाना ढूंढने के लिए जाते थे। तो इसके 4 कारण हो सकते हो, और क्या? खाना खाने के अलावा और क्या ढूंढने के लिए वो इधर से उधर जाते थे? तो ये है अगर वे एक ही जगह रहते तो आसपास के जो पौधे हैं, फल हैं, जानवर हैं, उनको खाकर समाप्त कर देते, इसलिए वे जगह बदलते रहते थे। एक तो ये रीजन हो गया, एक ही जगह रहेंगे तो सब कुछ खा लेंगे और वो वहां पर सब समाप्त कर देंगे, तो इसलिए वो मूवमेंट करते थे। और फिर नेक्स्ट क्या है? प्रारंभ में जो है लोगों को आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता था। आरंभिक जो मानव की खोज है, यहाँ पर जब जो हमारा नेक्स्ट कारण रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, उसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से ही हम सेकंड टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं, आज की क्लास में ज़्यादा नहीं है। तो फटाफट से देखते हैं। आरंभिक जो मानव की खोज है उसमें प्रारंभ में मानव की जो आखेटक खाद्य संग्राहक है उसे कहा जाता है। और इसका जो अन्य कारण क्या था कि शिकार के लिए लोग यहाँ से वहाँ जाते थे। किस लिए? शिकार के लिए यहाँ से वहाँ जाते थे, अपना शिकार करने के लिए, शिकार ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह बदल लेते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या पॉइंट था? मौसम, यानी जैसे ही मौसम बदल होता, यानी ज़्यादा सर्दी अगर कहीं एरिया में हो जाती तो वो अपनी जगह बदल लेते थे। तो पेड़ पौधों और फल अलग अलग मौसम में आते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से आते हैं, तो अपनी जगह बदल लेते हैं। तीसरा मतलब चौथा रीजन यहाँ पर क्या रहा? पानी के बिना जब किसी भी प्राणी और पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, तो पानी की खोज में यहाँ से वहाँ घूमते रहते। तो इस तरह से हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि किस रीजन से जो है एक जगह से वो अपनी जगह बदलते थे। शिकार, मौसम, पानी, और फर्स्ट जो पॉइंट हमने किया था वह जानवरों को खाकर एक जगह समाप्त करते थे, इसीलिए वो
वहाँ से मूव ऑन कर जाते थे। और एक शब्द जो आता है गुटिका। गुटिका जो है ये प्राकृतिक पत्थर है। क्या है? गुटिका एक प्राकृतिक पत्थर है, प्रकृति के द्वारा दिया गया एक पत्थर है गुटिका। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो शब्द है बिल्कुल अच्छे से आप याद कर लीजिए। और पत्थरों से बने औजारों को 10,000 साल पहले बनाया गया था। जो पत्थर से औजार बने थे उनको जो है 10,000 साल पहले बनाया गया था। पत्थर से बनाए गए औजार उनको कहते हैं। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थानों को उद्योग स्थल या आवासीय कहते थे। तो वहां पर एक एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, जहां पर लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उस एरिया को क्या कहते थे? तो उसको कहते थे उद्योग स्थल कहते थे। उसके अलावा वहां पर आवासीय भी उसको कहते थे। और यहाँ पर हम 3 चीज करेंगे, वो देख लेते हैं। पूरा पाषाणिक पुरास्थल, जो पूरा पाषाणिक पुरास्थल है वो क्या थे? वे थे भीमबेटका, मध्य प्रदेश में था। एक यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है भीमबेटका कहाँ पर था? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में। और कुरुनुल गुफाएं कहाँ? ये कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में कुरुनुल गुफाएं। और भीमबेटका मध्य प्रदेश में। और हुंसंगी जो है एक ये था। आरंभिक जो गांव है उसका नाम क्या था? आरंभिक सबसे पहला जो गांव था उसका नाम क्या था? ये था ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इसका नाम था इनाम गांव। कौन सा? इनाम गांव पहला गांव रहा है, जो कौन से एरिया में था? महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में पहला गांव रहा है इनाम गांव, जो महाराष्ट्र में रहा है। और भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश में, आपको याद हो गया होगा, आधुनिक मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। आधुनिक आज के टाइम में भी मध्य प्रदेश में है। और नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? कंदराओं और गुफाओं में लोग रहते थे। तो लोग कहाँ पर रहते थे? कंदराओं में और गुफाओं में रहते थे। ऐसी गुफाएं विंध्य और दक्कन के पठारपुर पर्वतीय इलाकों में मिलती है। ठीक है, कहाँ पर मिलती है इस तरह की गुफाएं? ये पर्वतीय इलाकों में मिलती है। विंध्य जो एरिया है हमारा गुजरात के, जो है गुजरात मध्य प्रदेश, इसके आसपास है हमारा विंध्य एरिया। और जो विंध्य और दक्कन के जो पठार हैं वह पर्वतीय इलाकों में मिलते हैं, जो नर्मदा घाटी के पास हैं। जो कहाँ पर है? नर्मदा घाटी के पास में है। तो यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ जो हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से एक दोबारा हम फटाफट रिपीट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश एरिया में है भीमबेटका। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है कि भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट बनता है कुरनूर जो गुफाएं हैं, कुरनूर गुफाएं हैं ये कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका में। उसके बाद नेक्स्ट है हुसंगी। यहाँ पर 3 पॉइंट है मेन। उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा आरंभिक गांव। सबसे पहला गांव कौन था? वो था हमारा, कौन सा था? इनाम गांव। इनाम गांव सबसे पहला गांव रहा है। और उसके बाद जो है भीमबेटका, ये आधुनिक मध्य प्रदेश में है, ये हो चुका है। और कंदराओं तथा गुफाओं में जो लोग रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं? कंदराओं और गुफाओं में लोग रहते थे पुराने समय पर। और ये जो गुफाएं ये कहाँ पर पाई जाती थी? तो ये विंध्य और कहाँ पर? विंध्य और दक्कन के पठार के अंदर ये पाई जाती थी, जो नर्मदा घाटी के आसपास मिलते हैं। जो पुरास्थल है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पुरास्थल, जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो पुरास्थल कहाँ है? पुरास्थल मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है पुरास्थल का? तो यहाँ पर जो है औजार मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, और बर्तन के अलावा इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो पाषाण उपकरणों को 2 तरीकों से बनाया जाता है। पाषाण उपकरणों को कौन से 2 तरीकों से बनाया जाता है? पाषाण उपकरणों को तो पत्थर से पत्थर टकराकर, कैसे? पत्थर से पत्थर को टकराकर हम औजार बनाते हैं। उसके बाद दबाव सलक तकनीक के द्वारा हम करते हैं। यानी क्रोड पर हड्डी या पत्थर रख कर हथौड़ा नुमा पत्थर से जो है सेल बनाते हैं। पीट कर कुछ बना देते हैं। हम पत्थर से पत्थर टकरा कर एक हो गया, एक हम हथौड़े की मदद से बनाते हैं। दबाव, इसको बोलते हैं दबाव शल्यक तकनीक। इसका नाम याद कर लीजिए, दबाव शल्यक, यानी हथौड़े से दबाव डालेंगे, दबाव शल्यक तकनीक। प्राकृतिक गुफाएं, प्राकृतिक जो गुफाएं हैं वो विंध्य और दक्कन के पर्वतीय
इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास है। जो ये प्राकृतिक गुफाएं हैं ये मैं बता चुकी हूँ, विंध्य एरिया के आसपास दक्कन पठार में ये मिलती है, नर्मदा नदी के आसपास। ठीक है, यहाँ पर हम इस टॉपिक में मेन और क्या है, ये है शैल चित्रकला। जो शैल चित्रकला है वो कहाँ पर मिलती है, वो मध्य प्रदेश में मिलती है, उत्तर प्रदेश में मिलती है, और जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की गुफाओं से निकली है, जो जानवरों के सजीव चित्रण को दर्शाता है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो है उस शिला मतलब समझते हो, शैल मतलब पत्थरों के ऊपर जो चित्रकला की जाती है तो उसको शैल चित्रकला बोलते हैं। ये मध्य प्रदेश में मिली है और उत्तर प्रदेश में मिली है। ठीक है, और ये जानवरों की बनाई गई है, जानवर वगैरह इसके ऊपर बनाए गए हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे सजीव हैं। ठीक है, जीवित हैं। तो नाम और तिथियां यहाँ पर जो मेन बनता है एक टॉपिक में, इस टॉपिक में क्या है मेन, ये है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। 3 काल यहाँ पर हुए हैं सेकंड टॉपिक में, और ये सेकंड टॉपिक की इंपॉर्टेंट है सारी की सारी तिथियां। ये जो टॉपिक का सेकंड का जो पॉइंट मैं अभी करवाऊंगी यहाँ पर, ये पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, और यहाँ से आपको कोई भी बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली 1 से 2 बार वीडियो को सुन लेते हो तो सारे आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या है यहाँ से हमारे क्वेश्चंस। तो पूरा पाषाण काल है, इसको जो है पूरा, और पूरा मतलब प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर, तो पाषाण मतलब पत्थर, पूरा मतलब प्राचीन पत्थर। तो जो पूरा पाषाण काल है यह हुआ 1200 वर्ष पहले। कब? 1200 वर्ष पहले मैं इसकी तिथियां बता देती हूँ। और मध्य पाषाण काल का जो है समय रहेगा 12,000 वर्ष पहले, और 12,000 से 10,000 ये आएगा हमारा मध्य पाषाण का। और नव पाषाण का रहेगा हमारा 10,000 साल पहले। तो पहले 12,000 याद रखें, 12,000 वर्ष ये मध्य सबसे पहला है पूरा पाषाण के लिए, मध्य पाषाण के लिए 12,000 से 10,000, और हमारा नव पाषाण के लिए 10,000। ये इसकी तिथियां हैं। और यहाँ पर जो है 3 भाग पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ लेते हैं। पूरा पाषाण काल के 3 भाग हैं, आरंभिक, मध्य और उत्तर। 3 भाग कौन कौन से? आरंभिक, मध्य और उत्तर। इतिहास की 99% कहानी इसी काल की है, यानी इतिहास की जितनी भी कहानियां हैं 99% यहीं की है, पूरा पाषाण काल की। तो यहाँ पर शुतुरमुर्ग की यहाँ पर बात करेंगे। शुतुरमुर्ग जो है महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से ये अंडे के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं अवशेष? शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये क्वेश्चन हो जाता है। महाराष्ट्र के कौन सी जगह से? पटने पुरास्थल से अंडों के अवशेष मिले हैं। किसके अंडों के? शुतुरमुर्ग के अंडों के। तो किसी तरह क्वेश्चन घुमा दिया जाए तो आपको आंसर पता होना चाहिए। अंडों से मन के बनते हैं, जो ये अंडे हैं इनसे क्या बनता है? मन के बनते हैं। मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, पर्यावरण के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारे चेंजेस होते हैं वो मिलते हैं, उसे मेसोलिथ, जो मध्य पाषाण काल है इसको मेसोलिथ भी कहते हैं। यानी मेसोलिथ और मध्य पाषाण एक ही चीज है। मेसोलिथ और मध्य पाषाण काल एक ही चीज है। और जो कि 12,000 से 10,000 साल पहले ये हुआ था। तो इस काल के पाषाण जो है, पाषाण मतलब जो पत्थर हैं, औजार हैं, छोटे होते हैं, तो इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इस काल में है छोटे छोटे औजार मिलते थे, इसीलिए इसको लघु पाषाण काल भी कहते हैं। और माइक्रो यानी छोटे, माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण, दोनों नाम याद रख लीजिए आप। तो यहाँ पर हाशिया आरी औजार यहाँ से मिलते हैं। और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मध्यकाल से सबसे ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इसके जो नाम हैं ये 2-3 हो गए। एक तो मध्य पाषाण काल हो गया, उसके बाद यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? मेसोलिथ भी बोलते हैं। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ भी बोलते हैं।
उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, लघु पाषाण काल भी बोलते हैं। तो 3-4 इसके नाम हो गए। और यहाँ पर छोटे, यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि छोटे औजार कौन से काल में मिलते थे, तो मध्य पाषाण काल में मिलते थे। नवपाषाण युग में 10,000 साल पहले की बात है। इसमें चित्रकला के लिए लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थ बनाए जाते थे। तो जो नवपाषाण काल है उस समय पर क्या किया जाता था, चित्रकला के लिए, जो चित्र है जो हम दीवारों पर बनाते थे, यानी सेलों पर, यानी सेल मतलब पत्थरों पर जो बनाते थे, तो इसके लिए लौह अयस्क की जरूरत होती थी और चारकोल जैसे खनिज पदार्थ से बनाए जाते थे। और यहाँ पर एक कुरनूल जो है वह कर्नाटक, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, जिसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तो कर्नाटक, कुरनूल कर्नाटक में है, ये भी याद रख लीजिए एक क्वेश्चन। कुरनूल कहाँ पर है, कुरनूल कर्नाटक में है। यहाँ पर जो है राख के अवशेष मिले, जिससे ये पता लगता है कि उस टाइम लोग जो है आग जलाना सीख गए थे। तो ये हमारे 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं आज की क्लास में। और जैसे कि हमें पता है जो हमारा पेपर है वो बहुत ही नज़दीक है, तो इसीलिए हमें बहुत स्पीडली अपने टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आए हैं, और यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। अभिलेखों के बारे में और जो है पांडुलिपियों के बारे में ये सारा नॉलेज आपको हो गया कि नहीं हो गया है। तो कितना आपको यहाँ पर क्लास अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और ज़रूर बताइएगा कि इससे अगर हम इससे ज़्यादा टाइम लेते हैं तो इससे ज़्यादा टॉपिक कवर कर सकते हैं, ज़रूर बताइएगा, करें या इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट लगे एक दिन के लिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।